Hello, my name is Sunil Kumar, and today we are going to start newspaper of 22nd of February. AI इम्पैक्ट समिट का फाइनल क्या रहा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और न्यू टैरिफ इम्प्लीकेशंस, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया रात में ही। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का रिकैप देखेंगे। और ये बोबा की इफेक्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा समझेंगे। चागोज आइलैंड की क्या स्टोरी रही है अब तक, इसका रिकैप है एक तरह से। पैक्सिलिका को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। नई वीट की कुछ वेराइटीज़ पंजाब में डेवलप की गई हैं। और होयसला टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पंजाब में नहीं, बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप की गई हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई है उसको साइन किया है द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। 88 कंट्रियों ने इसको साइन किया है और 2-3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने इसको साइन किया है। की टेक अवेज इसके क्या हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, लाखों तो इसमें विजिटर आए, 88 से ज़्यादा लोगों ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको साइन किया है। 2023 में एआई सेफ्टी समिट हुई थी ब्लेचली पार्क यूके में। तो ये थोड़ी हिस्ट्री बता दें कहाँ कहाँ पे समिट हो चुकी हैं। ये तो एआई सेफ्टी समिट थी। और एक एआई एक्शन समिट हुई थी आपकी पेरिस में, जिसको को होस्ट किया था नरेंद्र मोदी ने, मतलब फ्रांस और इंडिया ने मिलकर को होस्ट किया था। अब ये 2026 की जो समिट है, एआई इम्पैक्ट समिट है, इसको इंडिया ने वो किया है, ठीक है। तो इसमें की सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ इंडिया ने बताई थी। पहला तो प्रायोरिटी ये थी कि जो एआई की कैपेबिलिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ओके। और इसको रिलेवेंट बनाना है एआई को साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, नॉट साउथ एशिया बट ग्लोबल साउथ के लिए। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ की गई हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ और मतलब हायर इनकम कंट्रीज़ के लिए हैं, डेवलपिंग सेक्टर में। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो बेचारे समझ ही नहीं पाते इंग्लिश को। तो ज़रूरत है कि इनको वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में इसको डेवलप किया जाए, ठीक है कि नहीं। और इसको सेफ़ एंड ट्रस्टेड बनाना है। की आउटकम्स क्या रहे? 5 लाख विजिटर्स आए। G20 समिट में जितने लोग आए थे उससे ज़्यादा इस बार एआई इम्पैक्ट समिट में आए हैं। $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्लेस किया गया है। और इंडिया ने पैक्स सिलिका, जो यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, इसको भी इसी समिट के तहत ज्वाइन कर लिया है। और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एआई है उसको भी साइन कर लिया गया है, ठीक है कि नहीं। और इंडिया ने अपना पहला डोमेस्टिकली ट्रेंड मल्टी बिलियन पैरामीटर एलएलएम, इसका सर्वम एआई लॉन्च कर दिया है। सर्वम क्या है? एक बेंगलुरु की एक कंपनी है, तो ये याद रखना, सर्वम, सर्वम SARVAM, सर्वम, ठीक है, सर्वम एआई। और कुछ सेटबैक्स भी रहे। अगर पहले दिन की बात करें तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए, कुछ जितने मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो लॉजिस्टिक्स का आने जाने का, निकलने का, इस सबका थोड़ा सा इश्यू हुआ। तो जो ग्लोबल लीडर्स, उनको लगा यार ये कहाँ है हम लोग, इतनी भीड़, मतलब ओवरवेलमिंग पीपल जो थे वो अटेंड किए हैं इस समिट को। सेकंड डे में गलगोटिया का थोड़ा सा इश्यू रहा। और फिर लास्ट डे फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग नंगे होकर वहाँ चले गए और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने लगे, ठीक है कि नहीं। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला हम 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। गूगल ने बोला है कि जो हम $15 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे, उनको हम मतलब जारी है, उसको हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओपन एआई जो कंपनी है सेम ऑल्टमैन की, जिसने तुम्हारा ChatGPT लेके आए हैं ये लोग, ChatGPT वाली है ना, तो उसने बोला है कि हम 100 मेगावाट का एक डाटा सेंटर की कैपेसिटी इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। और लेकिन थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसका ये भी है इस समिट का कि जितने भी कमिटमेंट्स किए गए हैं दे आर वॉलेंटरी एंड नॉन बाइंडिंग। तो अगर ये जितने भी कमिटमेंट्स हुए हैं, अगर इनमें से कुछ भी ना फुलफिल हो तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये वॉलेंटरी एंड नॉन बाइंडिंग है। बस ये बातें करके चले गए हैं, ऐसा कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर देते हैं। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग भले ही दे दिया, लेकिन इससे बहुत ही कम राहत मिलेगी ग्लोबल इकोनॉमीज़ को। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानेंगे। 2020 की बात कर लेते हैं, परसों की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया था यूएसए के ने कि जो यूनिलेटरल टैरिफ लगाए हुए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो वो यूएसए का प्रेसिडेंट अलोन नहीं लगा सकता है, उसकी कांग्रेस को लगाना पड़ेगा, मतलब उसकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो लगा सकती है। तो उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो ट्रंप ने बोला कि ठीक है, हम एक डिफरेंट लॉ के अंतर्गत 10% ग्लोब पे टैरिफ लगा रहे हैं। फिर 21 फरवरी को एक दिन ट्रंप सो के उठा, उसने कहा कि हम लोग 10 नहीं, अब 15% टैरिफ लगा रहे हैं। तो इनको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये टैरिफ्स बढ़ाते रहते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि जितना लग रहा था कि इकोनॉमीज़ को बेनिफिट मिलेगा इस रूलिंग से, तो उससे फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। 15% भाई, 10 से लेके 20% तो टैरिफ लगे ही थे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। इंडिया पे 50% लगे थे, इनको घटा के 18% कर दिया गया था। लेकिन अब वो कितने रहने वाले हैं? 15% तो वो ऑलरेडी रहने ही वाले हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। प्लस जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि जॉइन द क्लब। इंडिया से कहा है कि भाई जो हम लोगों ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये लोग जो सोशल मीडिया का बैन कर रहे हैं किड्स के लिए, उसको तुम भी बैन करो। ये सही नहीं है, बच्चे अगर सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके। इंडिया में 2 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश और गोवा, ये ऑलरेडी बैन करने की बातचीत कर रहे हैं, ओके। तो पूरे इंडिया में बैन हो जाए तो ये बहुत अच्छा है हमारी जो यंग जनरेशन है
उसके लिए। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसको क्लियरेंस क्यों दिया गया है, थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। 80 से 90 हज़ार करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसको प्रपोज किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनी एनीडको, ये कंपनी है। इसके 4 मेजर कंपोनेंट, इसमें 4 काम किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एक है, एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा, प्लस 450 मेगावाट का गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा बिजली बनाने के लिए। एक टाउनशिप यहाँ पे डेवलप की जाएगी और एरिया को डेवलप किया जाएगा, ठीक है कि नहीं, प्लस एक एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। तो एक तरह से ये 4 चीज़ें इस आइलैंड पे होने वाली हैं। इसमें 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो कि 18% ऑफ टोटल ग्रेट निकोबार आइलैंड का होता है। मतलब अगर ये आइलैंड पूरा है तो इसका 18% एरिया इस प्रोजेक्ट में लग जाना है। क्लियर है ये चीज़? और इसको मतलब 2021 से चल रहा है। 2023 में इसको पहले क्लियरेंस दे दिया गया था, फिर इसको फिर से एनजीटी में लेके गए, एनजीटी ने ही क्लियरेंस दिया था, फिर इसको 2026 में फिर से क्लियरेंस दे दिया गया है, ठीक है कि नहीं। तो नेशनल नेसेसिटी के नाम पे दिया है। नेशनल नेसेसिटी क्या होती है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस का है इंडिया के लिए। वो इंपॉर्टेंस चाहे आपका स्ट्रेटेजिक फील्ड में हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये 40 किलोमीटर दूर है मलक्का स्ट्रेट से। मलक्का स्ट्रेट आपको पता है कि अगर ये इंडिया है तो, और ये इंडोनेशिया है, तो यहाँ ये जो रीजन है ये मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड से ये यहाँ से अगर स्ट्रेट देखें तो ये 40 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं, ये डिस्टेंस। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। और भी देखा जाए तो चाइना की जो, चाइना की नहीं कहेंगे, फॉरेन पावर्स की, यूएसए भी डिएगो गार्सिया में आना चाहता है, चाइना भी चाहता है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाना, तो उसको काउंटर करने के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। ट्रांसशिपमेंट अगर हम बना लेते हैं हब इस रीजन में, तो हमारी जो मैरीटाइम इकोनॉमी है इंडिया की, तो उसमें इंडिया को एक बहुत ही एपेक्स पे ये प्लेस कर देगा, ओके। प्लस जो पोचिंग होती है इंडियन ओशन रीजन में, लोग आके गुंडागर्दी करते हैं, चाइना के वेसल्स आ गए है ना, पाकिस्तान के वेसल्स आ गए, तो इसको भी कर्व करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, इकोलॉजी पे क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे? देखो, कोरल्स पे तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, है ना। तो जो लेदरबैक सी टर्टल्स आते हैं, निकोबार के मेगापॉड्स हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब बेसिकली जो फोना है उसको डेंजर, मतलब उसको तो नुकसान तो होने ही वाला है। प्लस फ्लोरा है, पेड़ कटेंगे 10 लाख, 10 लाख नहीं बेटा, 10 मिलियन, मतलब 100 लाख पेड़ काटे जाएंगे, नहीं समझे, 10 मिलियन, ऑलराइट। और उसके बाद देखा जाए तो जो नेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं, जो कछुए वगैरह हो गए, चिड़ियाँ वगैरह हो गई, जो बच्चे देके जाते हैं, अंडे वंडे करते हैं, तो गलाथिया बे का वो नेस्टिंग ग्राउंड डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, ऐसा बोला गया है, ठीक है कि नहीं। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। इसमें शोम्पेन एंड निकोबारी ट्राइब्स रहती हैं, ओके। प्लस इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इन ट्राइब्स को नहीं डिस्टर्ब करेगा, ना ही इनको डिस्प्लेस करेगा। इनके हैबिटेशन को, जो ट्राइबल हैबिटेशन है उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, उस पर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं आने वाला है। प्लस जो हैबिटेट राइट्स हैं ट्राइब्स के, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत, उनको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। प्लस एनजीटी ने बोल दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बैलेंस्ड अप्रोच के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, ना ही ट्राइब्स को, ना ही फ्लोरा फोना को। तो ग्रेट कंजर्वेशन एफर्ट्स भी इसके लिए लिए जाएंगे, ऐसा करके बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो एसआईआर चल रहा है, तो उससे 8% वोटर्स को रिमूव कर दिया गया है अक्रॉस 9 स्टेट्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब 1% वोट भी अगर होता है, जैसे बीजेपी को 39% वोट शेयर मिला, कांग्रेस को 38% वोट शेयर मिला, तो इसमें ही 50 से 60 सीट्स का अंतर आ जाता है। बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन से जीतते हैं, कोई 1000 वोट से जीत गया, कोई 5000 वोट से जीत गया। तो 8% वोट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1% वोट में ही इतना सब उलटफेर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक हटा दिया गया है। वोट बैंक नहीं है ये, तो एक तरह से एक इलेक्टोरल इंप्रूवमेंट है, और जो लोग लीगल तरीके से उसमें जुड़े हुए थे तो उनको रिमूव किया गया है। तो एक तरह से इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, ओके, अगर एक तरीके से देखा जाए तो साइंटिस्ट ने ये बाओबा किक्की इफेक्ट देखा है चिक्स के अंतर्गत। बाओबा किक्की इफेक्ट क्या है? बेसिकली इनको आवाज़ सुनाई जाती हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कि ये किस किस टाइप की शेप की तरफ जा रहे हैं। बाओबा टाइप की आवाज़ सुनाई जाएगी तो ये राउंड शेप की तरफ भागेंगे, ऐसा करके है कुछ। किक्की बोलेंगे तो ये ट्रैंगुलर कॉनिकल शेप की तरफ भागते हैं, ठीक है। किक्की का मतलब होता है स्पाइकी वंस, बाओबा का मतलब होता है राउंड शेप्स। तो देन प्लेड द साउंड्स वाइल शोइंग देम द 2 शेप्स, अगर 2 शेप दिखाओ और आवाज़ों को प्ले करो, तो 3 ईयर ओल्ड चिक्स चूज द राउंड शेप्स मोर ऑफन व्हेन दे हर्ड बाओबा। तो इनके सामने चिल्लाओ बाओ, बोबा बोबा बोबा, तो ये जाएंगे किसके? राउंड शेप के पास जाके। और किक्की 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 करके आवाज़ करोगे तो ये किसके पास जाएंगे? जो स्पाइक की कॉनिकल शेप्स होती हैं, ठीक है कि नहीं, स्पाइकी शेप्स के पास, ठीक है। तो एक तरह से बोला जा रहा है कि ये जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो साउंड्स को पेयर कर सकते हैं शेप्स के साथ, ये है इसका कहने का मतलब, ओके। तो इसका थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको,
चागोज आइलैंड्स को लेके देखो ट्रंप ने बोला ही था, इसको बता दिया था ट्रंप ने, इट इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिडिटी। ओके, तो यूके ने जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोज किया है रेटिफाई करने के लिए कि हम इसकी जो सॉवरेनिटी है चागोज आइलैंड्स की वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर देंगे, इसी के लिए ट्रंप ने चिल्लाना शुरू कर दिया, छाती पीटना कि अरे तुम तो स्टूपिड हो, ये बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे तुम लोग, तुम हमारी ग्रेट अलाई हो, ऐसा मत करो, ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, नहीं समझे, तो अपन लोगों को इस पर कब्जा करके रखना है। तो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ट्रंप ने चिल्ला दिया है कि डू नॉट गिव अवे डिएगो गार्सिया, अगर ये दे भी देते हैं तो मॉरिशस पर अटैक करके पॉसिबिलिटी है कि यूएसए इसको कैप्चर कर ले अपनी तरफ से। अगर देखें तो इंडिया की टिप से ये 1600 किलोमीटर दूर है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ से 1600 किलोमीटर है ये, और यहाँ पे अगर मॉरिशियस है तो उसके ये नॉर्थ ईस्ट में 2000 किलोमीटर है, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा लोकेशन से आप याद रख सकते हैं। प्लस इसको देख लेते हैं 18वीं सेंचुरी से बात करते हैं, मतलब 1700 से लेके 1799 तक इस सेंचुरी की बात करें तो इसको फ्रांस ने टेक ओवर कर लिया था, और सेशल्स को और फ्रांस को इसने डिपेंडेंसीज की तरह ट्रीट किया एज अ मॉरिशियस की इसको डिपेंडेंसीज बना दिया था इन दोनों आइलैंड्स की। अगर 19वीं सेंचुरी में आ जाते हैं तो इसको यूके ने ले लिया था मॉरिशस से, ठीक है। अब यूके ने क्या किया, इनको अपनी कॉलोनीज डिक्लेयर कर दिया 1814 में अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेशल्स का इसने क्या किया, सेशल्स को इसने मॉरिशस से बिल्कुल अलग कर दिया, उसको अलग कॉलोनी बनाया, सेशल्स को बिल्कुल अलग कॉलोनी बनाया, बोले ये हमारी अलग से कॉलोनी है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए सेशल्स अलग कंट्री की है। तो ये BIOT ब्रिटेन इंडियन ओशियन टेरिटरीज के अंतर्गत मतलब एक तरह की ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरीज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहेंगे, ग्रुप बना दिया कंट्रीज़ का जो ब्रिटिश की इंडियन ओशियन में टेरिटरीज हैं, तो उसमें इनको प्लेस कर दिया गया। डिएगो गार्सिया हो गया, चागोज आर्किपेलागो हो गया, ठीक है नहीं। तो ये है। मॉरिशस को तो आज़ादी मिल गई 1968 में। यूके ने क्या किया, इनको 3 मिलियन यूरोज दे दिए, 3 मिलियन पाउंड दे दिए, बोले कि हमको ये चागोज आइलैंड पर रहने दो, ठीक है कि नहीं। 1971 में ब्रिटेन ने यहाँ पे एक डिएगो गार्सिया नाम की जगह पे एक अपना मिलिट्री फैसिलिटी बना दी। ओके, ये सारी चीज़ चलती जा रही हैं। प्लस सन 2000 में आ जाते हैं, जो ब्रिटिश हाई कोर्ट था उसने साफ साफ कह दिया कि जो तुमने चागोजियंस थे, मतलब चागोज आइलैंड में जो लोग रहने वाले थे उनको रिमूव कर दिया था, वो इलीगल तरीके से रिमूव किया था। तो उनको राइट दे दिया कि जितने भी चागोजियंस को तुमने चागोज आइलैंड से भगाया है उनको वापस बुलाया जाए, राइट टू रिटर्न दिया जाए। इसके बाद और कोर्ट में रूलिंग चलती रही। 2019 में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने बोल दिया है कि डीकोलोनाइजेशन जो चल रहा है तो मॉरिशियस को तुम दे दो ये चागोज आइलैंड को, ठीक है कि नहीं। तो मॉरिशियस के जो आइलैंड है उसका जो इलीगल ऑक्यूपेशन तुमने कर रखा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये बाइंडिंग जो थी वो नॉन बाइंड, मतलब जो रूलिंग थी वो नॉन बाइंडिंग थी, बट स्टिल चूंकि यूके की गवर्नमेंट है उसने बोला कि चलो ठीक है हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और इसको दे देंगे। तो 2025 में आके एक एग्रीमेंट साइन किया गया, तो जिसमें इसमें इंडिया ने मध्यस्थता की थी एक तरह से, और इसमें ये बात की गई कि जो चागोज आइलैंड है वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितने मतलब इसकी सोवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन 19 कह रहे हैं 99 साल तक ये यूके के अंतर्गत ही रहेगा लीज पर। इसके बदले में यूके इसको पैसे पे करेगा 3.4 बिलियन यूरोज, मतलब एक तरह से एक साल के 101 मिलियन पाउंड्स दिए जाएंगे। ये साइन आई थिंक पाउंड्स का है, ठीक है कि नहीं। इतने पाउंड्स इसको एक साल के हिसाब से दिए जाएंगे, तो ओवरऑल 99 अगर साल देख लेते हैं तो इसका 3.4 बिलियन पाउंड्स इसको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातचीत चल रही थी। हालांकि 99 ईयर्स के लिए लीज पे तो ये रहेगा। अब 99 साल के लिए भी इस पर सब्र नहीं है यूएसए को। यूएसए ये कह रहा है कि हम 99 के साल के बाद भी इसको वापस क्यों करेंगे। एक तरह से ग्रीड दिखा रहा है कि कह रहा है कि इंडियन ओशियन रीजन में अगर हमको 99 साल बाद भी अगर अपना अपर हैंड रखना है, इंपॉर्टेंस बना के रखना है, ओके, तो हम क्यों देंगे इसको। तो ये बस यही कह रहे हैं कि ये जो बिल लेके आए हैं, लेजिस्लेशन ये लोग लेके आ रहे हैं, इट इज़ अ ग्रेट एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी। हमको ये सोवरेनिटी है वो इसको देने की जरूरत ही नहीं मॉरिशस को, छोटी मोटी कंट्री है, इसको हम देख लेंगे, ऐसा कहने का मतलब है इनका। पैक्स सिल्का को हमने ज्वाइन कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ ये एक US लेड इनिशिएटिव है। ये एक चाइना को काउंटर करना चाहते हैं किस चीज़ में, कि चाइना की जो डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में, ठीक है, वो नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए हम इसको काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स हो गए और उससे डिपेंडेंसी कम करनी है। तो फ्रेंडली इंटरेस्टेड नेशंस टुगेदर आए हैं रिड्यूस डिपेंडेंसी को करने के लिए। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, 8 नहीं बेसिकली अब 10 कंट्रीज़ हैं। जापान 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, UK, इजराइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया, प्लस USA भी है, प्लस इंडिया भी, ठीक है। तो टोटल 10 कंट्रीज उसमें हो गई हैं। बस इतना याद रखना इसको। इसमें मुझे लगता नहीं यूपीएससी से सवाल पूछेगा, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह जाती हैं तो वो पूछी नहीं जाती हैं। वो चीज़ें जो कम न्यूज़ में हो, जो बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस की होती हैं, जो दुनिया को बदल के रख सकती हैं, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। प्लस स्वामी अभिमिक्तेश्वरन आनंद पर फिर से एक FIR, फिर से नहीं कहेंगे, FIR कर दी गई है। इनमें वही पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जैसे जो कई सारे बाबाओं को फंसा दिया गया है ना, जो राम नाम क्या नाम उनके,
आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट हाँ, तो इसी तरह से इनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब मुद्दा ये है कि देखो, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन के अगेंस्ट बोलते हैं, है ना, कन्वर्जन के अगेंस्ट बोलते हैं, प्लस ये बात करते हैं कि मुस्लिम्स को, मतलब एक तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं मुसलमान, उसके अगेंस्ट ये लोग ये बोलते हैं। तो अब इनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा के इनको भी एक रेपिस्ट डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। एक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया प्रयागराज में, तो उसमें ऑर्डर दे दिया है पुलिस को कि इसके खिलाफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य, इनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाए। एफआईआर क्या है, 2 माइनर लोग, लड़कियां हैं 14 साल की 17 साल की, इनके आश्रम की। तो ये बेचारे जब कुंभ में गए थे तो इन्होंने बोल दिया है कि इसने कुंभ के टाइम पे हमारे साथ छेड़खानी करी है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। ये केवल और केवल एलिगेशन है, समझना इस चीज़ को, इसका कोई सबूत नहीं है। इन्होंने बस शपथ ले ली है, एक एफिडेविट दे दिया है कि हम शपथ खा के कहते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथ फंसाने की कोशिश की। देखो, यही एक मोडस ऑपरेंडी होता है इन लोगों का। जितने भी, अगर आप देखो, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर था उसके खिलाफ देखो, या फिर जो, अरे उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, 2011-12 में जिसको फंसाया था कांग्रेस ने, वो भी कन्वर्जन के खिलाफ बोल रहे थे, बाबा, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो उसको भी इसी तरह से माइनर गर्ल्स के नाम पे ही फंसाया था। अब इन लड़कियों का नाम किसी को पता नहीं चल पाएगा, ये लड़कियां कौन थी। हो सकता है इनको विदेश में भेज दिया जाए, इंडिया में ये रहेंगे ही नहीं, ना तो मीडिया इनसे सवाल कर पाएगी, नहीं इनको कभी कोर्ट में पेश किया जाएगा गवाही के लिए। केवल एलिगेशंस के बेसिस पे ही अब इस बाबा के, जो शंकराचार्य जी हैं, इनके करियर को तबाह कर दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। प्रयागराज हुआ, इन्होंने बोला है कि ये इन्होंने रिलीजियस सर्विसेज देने के उसमें हमको बुलाया और हमारे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, जो इस देश से नफरत करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं बनने देना चाहते, प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, वो लोगों का ये मोडस ऑपरेंडी। अब ये इनके टारगेट पे हैं, ठीक है। अब इनको पता है कि भाई बीजेपी की सरकार की ये बुराई करते रहते हैं, तो यही एक सही समय है कि इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देने का, क्योंकि बीजेपी इनका सपोर्ट करेगी नहीं, और लेट्स डिस्ट्रॉय हिम, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का 1 साल तक रेप किया गया, इसमें 4 जो टीचर थे और एक पेओन था, मतलब टोटल 5 लोग मिलकर इसमें शामिल थे। ये एलिजिडली, मतलब एक तरह से इल्ज़ाम लगाया गया है कि माइनर स्टूडेंट का 1 साल तक इन्होंने रेप किया गया है। तो भाई ये पॉस्को एक्ट इस पर लगा दिया। अब देखो, 1 साल तक रेप किया गया है, बच्चे का है, तो उसको डरा धमका के हो सकता है कि ये किया भी गया हो, ओके। तो यहाँ पे माना भी जा सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है, चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। देखो, आजकल फेक केसेस बहुत लगते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्लस कश्मीर में 2 वीट की नई वैराइटीज डेवलप की गई हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। SW3, SW4, इसका फुल फॉर्म है शालीमार वीट। जो शालीमार गार्डन है ना, उसके नाम पे याद कर लेना, कश्मीर में है वो, शालीमार वीट 3। इनकी खासियत क्या है, देखो, ये अर्ली मैच्योर हो जाती हैं। अर्ली मैच्योर मतलब जल्दी मैच्योर हो जाएंगी, तो टाइमली हार्वेस्ट कर पाएंगे। इनकी ईल्ड भी ठीक ठाक रहती है, प्लस ये येलो रस्ट जो होती है उसको रजिस्ट कर लेते हैं, है ना, रिलायबल ईल्ड रहती है, तो फॉर्डर भी अच्छा मिल जाता है। तो एक तरह से इस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब क्या कहें कि जैसे होता है ना, डीले हार्वेस्ट में हो जाए तो किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते हैं, समय से वो बेच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए है। तो बस इसको याद रखना, SW3, SW4, ये क्या थे, न्यूज़ में ये पूछे जा सकते हैं। शालीमार वीट 3, शालीमार वीट 4, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन कछुओं के बारे में। ये टॉर्टॉइज हैं, बस टर्टल एंड टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज के इस तरह के खुर टाइप के पैर रहते हैं, नहीं समझे, और ये ज़मीन पर ज़्यादा रहते हैं, पानी में कम। इनका उल्टा, ये पानी में ज़्यादा रहेंगे और ज़मीन पर कम, ठीक है कि नहीं। तो टर्टल में फ्लैप्स रहते हैं पैरों की जगह पे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसमें उंगलियां सी बनी हुई हैं, अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो उंगलियां सी बनी हुई हैं ये, तो ये टॉर्टॉइज है। बस इतना याद रखिएगा, दोनों डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इनका नाम भी नहीं दे रखा है तो हम ज़्यादा जाते नहीं। प्लस मिलान एक्सरसाइज चल रही है विशाखापट्टनम में, तो मिग जो 29K है, वो ये फायर बॉल्स, ये बेसिकली आग लगाने के लिए और सबके लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, अपीजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जो सूर्यकांत है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे अच्छे चीफ जस्टिस यही रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही कायदे की बात करते हैं, मतलब कॉमन सेंस की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनचेक्ड फ्रीबीज को लेकर, अपीजमेंट को लेकर सभी लोगों की लताड़ लगाई है। उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि क्या तुम्हारी ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम सड़क बनवाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, मेडिकल कॉलेज बनवाओ, हैं, ये तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है नहीं क्या स्टेट्स की? जो तुम फर्जी में स्कूटीज़ बांटते फिरते हो, कपड़े बांटते फिरते हो, समझ रहे हो, चुनाव चल रहे हो तो दुनिया को बिरयानी बांट रहे हो, क्या यही तुम्हारी प्रायोरिटीज़ रह गई हैं? तो ये अपीजमेंट को रोकने की इसने बात की गई है। इन्होंने ये भी कहा है कि अंडरस्टैंडेबल है कि देखो, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है कि वो सामान नहीं खरीद पाते हैं, स्कूटी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन स्टेट को वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये उन्होंने बोला, जैसे बच्चे हैं हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये स्टेट को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, फ्री में करनी चाहिए, है ना, ये तो फंडामेंटल राइट भी है।
है ना। और नॉर्मल एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन का यहाँ दे रखा है नॉर्मल एजुकेशन का, वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो भी उनको करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये काम सरकारें नहीं करती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो डिजर्व ही नहीं करते हैं कुछ भी चीज़, उनको फ्री भी बांटते बांटते फिर रहे हैं ये लोग। तमिलनाडु का अगर इन्होंने केस बताया, तमिलनाडु में बताया कि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है उसका गैप है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है 50,000 करोड़ का इनको हर साल, है ना। हैरी टैरिफ बर्डन है ये कह रहे हैं कि तुम प्रॉफिट जो जिन लोगों को बिजली बेच रहे हो, दे रहे हो, उनसे प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न करने दे रहे हो, तुम ये फ्री में क्यों बांट दे रहे हो, एक तरह से नहीं समझे। तुम्हारा इतना नुकसान होता है रेवेन्यू का, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से जो फ्रीबी का जो कल्चर है उसको हाईली क्रिटिसाइज किया है बहुत ही हार्श वर्ड्स में, कि ये फ्री में बांटना बंद करो, कि ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। प्लस ये नीलगिरी ताहर है, ये देख लो, ये जो है अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में, ठीक है। और इसका आयुषीन स्टेटस अगर देखें इंडेंजर्ड है, और ये गोट है एक तरह से, नहीं समझे, गोट फैमिली में आता है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर इट, ओके जाने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मूवी का नाम चेंज करो, घूसखोर पंडित। अब ये देखो, एक तरह से जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, ये सत्य है कि ये लोग थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुम इसको डिमीन कर दोगे कि घूसखोर पंडित नाम रख दोगे। भाई तुम लोगों ने घूसखोर दलित क्यों नहीं रखा, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं रखा, मौलाना क्यों नहीं रखा, क्या केवल पंडित ही घूस लेते हैं क्या। इतना इतना मतलब उच्च लेवल पे ये लोग बॉलीवुड वाले हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पूछो मत। तो इसका नाम बदलने की बात कर दी गई है। नेक्स्ट हम होयसलेश्वर टेम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये फाउंडर साला ये स्ले कर रहे हैं टाइगर को, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं, होयसलेश्वर टेम्पल आप जानते ही हो। ये देखो स्टार पैटर्न इमेजेस आई हैं अच्छी अच्छी, चिन्नाकेश्वर टेम्पल है स्टार शेप्ड, जगती जगती बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है कि नहीं। प्लस ये 3 भाइयों ने मिलकर ये टेम्पल बनाए होंगे, 1 2 3, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाई 3, मतलब ये है 3 ब्रदर्स बिल्ड 3 श्राइन्स। प्लस आप देखोगे ये स्टेप्ड टैंक है, स्टेप्ड टैंक, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वाटर आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसमें अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक टूट गया 11, और एक और होगा कहीं पर, इस कॉर्नर पर होगा, है ना, 12। तो 12 ये एक तरह से श्राइन्स हैं जिनमें शिखर है। और ये छोटे छोटे श्राइन्स देखोगे ना साइड्स में, ये 14 श्राइन्स हैं जिनमें शिखर नहीं है। तो एक तरह से मतलब टेम्पल्स भी हैं, पूजा का स्थान भी है, प्लस वाटर स्टोरेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो हर एक टेम्पल के प्रांगण में होती थी, चाहे आप इसको रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो, चाहे आप इसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर लो। तो अच्छा आर्किटेक्चर था। तो होयसला इरा के टेम्पल्स हैं, देखो इसमें मैं बात कर दूँ तो बेलूर, हालबेडू, सोमनाथपुरा, इन सब जगहों पर हैं। ये सॉफ्ट एंड मेलिएबल सोप स्टोन से बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा, किस चीज़ से बनाए गए हैं, साबुन जैसा चिकना सोप स्टोन, ठीक है। प्लस स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, जगती जिसको बोलते हैं, वो दिखा दी है। प्लस कुछ फीचर होते हैं इसके सेंक्टम सेंक्टोरम के, इनको अरेंज किया जाता है 1 कूटा, 2 कूटा एंड त्रिकूटा, 1 बार कूट दो, 2 बार कूट दो, 3 बार कूट दो, नहीं समझे। तो इस तरह के फॉर्मेशंस में इनके सेंक्टम्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। वॉल्स अनफोल्ड लाइक अ स्टोन टेप्स्ट्रीज, इसमें कई टेम्पल्स के नाम दे रखे हैं। बुच्चेश्वरा टेम्पल इस सन में बनाया था। टेम्पल्स के नाम याद नहीं रखते, आपको याद रहेंगे भी नहीं। लक्ष्मी देवी टेम्पल है, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है, ओके, त्रिकुट श्राइन है ये। और इसमें लेटर विजयनगर एरा में गेटवे, आप पूछ लेंगे कि होयसलेश्वर टेम्पल जो विजयनगर तक भी इसमें काम किया गया, हाँ, तो विजयनगर वाले भी भाई कुछ ना कुछ मॉडिफाई करवा दिए होंगे, क्योंकि देखो आज भी मंदिर टूट जाते हैं तो 21st सेंचुरी भारत सरकार उसको रिपेयर करवा देती है, तो कुछ ना कुछ काम करवाए गए होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, प्लस इसमें एक चीज़ जो जरूरी है याद रखने वाली, वो ये है कि होयसलेश्वर टेम्पल्स में एक जैन बस्ती भी है। बस्ती का मतलब है टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बस्ती तरह से समझ लो। तो जैन बस्ती भी, जहाँ पे पार्श्वनाथ की एक बस्ती है, मतलब मंदिर है एक तरह का, शांतिनाथ है, और आदिनाथ बस्ती। तो ये सारे यहाँ पे हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट मैं इसका एक इमेज है, इसको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि राम और रावण का युद्ध नहीं हुआ, ये देख लो भाई, एक सेकंड देना। ओके, जितने लोगों को लगता है कि हमारे ये हिंदू धर्म के जितने भी हैं वो देख जाएं मंदिरों को जाके, ये देखो यहाँ से तीर मारा है अर्जुन ने, ऐसे ही राम है जी हैं, ये राम जी हैं। देखो 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी अब की नहीं, जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड मारते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल री एंट्री, MIRV टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, मल्टीपल री एंट्री करके कुछ होती है, फुल फॉर्म देख लेना, मल्टीपल इंडिपेंडेंट समथिंग, है ना। तो इसमें कई सारे वॉर हेड्स लगे रहते हैं, फिर ये एक साथ बाहर निकल के जगह जगह पे हिट करते हैं। भाई यो टेक्नोलॉजी हमारे पत्थरों से ली गई है, समझ रहे हो कि नहीं, महाभारत रामायण से इट वॉज ऑलरेडी देयर। ये जो फायर का मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये जो अभी एक बताया था, लेट मी शो इट टू यू, ये आग बरसा रहे हैं भाई, हमारे तीर जो है पहले भी ये आग बरसाते थे, ठीक है कि नहीं। तो इसको समझ लेते हैं। प्लस और मैं क्या बता रहा था, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट को देख लेते हैं, ये जैन कॉम्प्लेक्स है,
पार्श्वनाथ का। आप देख सकते हो कितना पॉलिश्ड है। अगर इसको वैसे देखा जाए ना, तो इसको अगर ब्रेक कर दो तो ये साउंड वेव्स की तरह आपको रिप्रेजेंट करेगा ये। तो एक तरह से हमने साउंड्स को रिकॉर्ड किया हुआ है इसमें। जस्ट गिव मी अ सेक।